अच्छा बच्चों, अब बच्चों बात यह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू शिफ्ट द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किससे शिफ्ट होगी? क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी जब आएगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ने से बच्चों क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर फंड्स अवेलेबल हो जाए, अच्छा फंड्स का अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, उसकी वजह यह है फंड्स अवेलेबल हो भी जाए। कोविड के दिनों में बैंक पैसे रख के बैठे थे, लोन लेने वाले कोई नहीं था। मसला ये कि पैसे तो तब काम आएंगे ना जब डिमांड होगी मार्केट में। क्या हाल है? नहीं बच्चों, तो जब डिमांड ही नहीं है, पैसे हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ना हो तो पैसे पड़े नहीं, कोई भी नहीं लेगा। लिहाजा ये हाफ एंड हाफ ही है, कोई ऑप्शन। अच्छा, ए रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडीज कम कर दी तो इससे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और मुनाफा कम हो जाएगा, लिहाजा इसको भी निकाल दें। सिर्फ बी ऑप्शन को पिक करें, बाकी आप छोड़ दें। बी ऑप्शन को पिक करें, बाकी आप छोड़ दें। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट केनेजियन व्यू ऑफ इकोनॉमी। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो केनेजियन व्यू ऑफ इकोनॉमी को प्रेजेंट नहीं करता? तो वो ऑप्शन है आपका ए, द इकोनॉमी विल नेचुरली सेटल एट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। बच्चों ये किसने कहा था? ये कहा था, नहीं उसने कहा कि जो नहीं है, डज नॉट। तो ये किसने कहा था? ये कहा था क्लासिकल्स ने। याद आया आपको? क्लासिकल्स ने दो तीन बातें कही थी। पहली बात कही थी, सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी तुम जितनी भी सप्लाई पैदा करोगे डिमांड खुद ही पैदा हो जाएगी। लिहाजा सप्लाई और डिमांड हमेशा आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये किसने कहा था? क्लासिकल्स ने। और उन्होंने एक और हिदायत की थी कि इफ यू टेक केयर ऑफ सप्लाई, अगर तुमने खुद से कोई इंटरफेयर किया ना तो फिर तुम्हें ये डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट नहीं होंगे। तुम सप्लाई की केयर करोगे, डिमांड अपनी केयर करेगी। तुम सप्लाई कम करोगे, डिमांड उतनी कम होगी। लिहाजा सप्लाई अपनी डिमांड को पैदा करती है। एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोडक्शन इज फॉर कंजम्पशन। प्रोडक्शन इज फॉर कंजम्पशन। उनका कहना था कि लोग जितना पैसा कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, और जाहिर है पैसा चीजें बनाने से पैदा होता है, लिहाजा तमाम चीजें बिक जाती हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो क्लासिकल्स ने यही कहा कि इकोनॉमी विल नेचुरली सेटल एट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन केन्स ने पहली दफा कहा कि लोग जितना पैसा कमाते हैं, ये इनकम लाइन है, याद है ना? अच्छा, लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना खर्च नहीं करते, कभी डिसेव करते हैं और कभी सेव करते हैं। लिहाजा उसके नजदीक फ्लक्चुएशन हो सकता है इसमें। इसलिए देखिए, गवर्नमेंट कैन मूव इकोनॉमी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट बाय मैनेजिंग एग्रीगेट डिमांड। इससे वो कहता है गवर्नमेंट को खुद मैनेज करनी पड़ेगी डिमांड। तो ये केन्स का व्यू है। वो कहता है डिमांड सप्लाई नहीं, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह कहता है मेजर टू स्टिमुलेट प्राइवेट कंजम्पशन, हमें खुद मेजर लेने पड़ेंगे कि स्टिमुलेट करें, प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाएं, कोई ऐसी हरकत करें जिससे लोग पैसा खर्च कर दें। तो आप देखिए, केन्स के गुजरने के बाद, केन्स की इकोनॉमी के बाद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शुरू हुई कि लोगों को इंकरेज करो कि वो ज्यादा कंजम्पशन करें। और लेवल ऑफ मॉनेटरी डिमांड विल इफेक्ट लेवल ऑफ इनकम। तो पैसे की डिमांड इनकम को इफेक्ट करती है। तो ये केन्स की बातें, और ऊपर वाली बात किसकी है? क्लासिकल्स की। क्लियर बच्चों? अच्छा, वही क्लासिकल्स बाद में न्यू क्लासिकल बन गए, और वो जो न्यू क्लासिकल है वो मोनेटरिस्ट है। क्लासिकल पुराने ख्यालात के, और उनके नए दोस्त क्या है?
न्यू क्लासिकल्स, लेकिन वो ये वाला लिखा जाता है न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल्स। ये न्यू क्लासिकल कौन है? मोनेटरिस्ट। अच्छा, केन्स कौन है? फिजिकलिस्ट। केन फिजिकलिस्ट है। इसकी तफसील मैं आगे चल के आपको बताऊंगा चैप्टर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो ये बहस आपको समझ आई है? अच्छा, ये तो मैं पहले बता चुका हूं, केन्स का स्कूल जो है वो आज भी वही है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और मोनेटरिस्ट न्यू क्लासिकल का स्कूल कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और उनके हेड उनके जो है वो कौन है? गुरु जो है उनके वो है डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन। उनका भी एक कॉन्सेप्ट आएगा फिलिप्स कर्व के अंदर जाकर, फिर आपको नाम भी याद हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों 23 पे। Which of the following describe the effect of improved technology on marginal efficiency of capital curve? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो उसका मार्जिनल एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा? ये हम अभी पढ़ गए हैं। क्यों किधर चली जाएगी? राइट वर्ड। चूंकि रॉ मटेरियल थोड़ा लगेगा, कॉस्ट कम आएगी, मुनाफा ज्यादा बचेगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, 24 level of consumption which depend upon the level of income is called, अगर आमदनी पे कंजम्पशन बेस करेगी तो उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब आ गया 25। अकॉर्डिंग टू केन्स साइकोलॉजी, कैनेडियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एमपीसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बी ऑप्शन, यानी 0 से हर हाल में ज्यादा होगी और 1 से हर हाल में कम होगी। 0 होगी तो उसकी बात गलत हो जाएगी कि कंजम्पशन ही नहीं करते, और 1 होगी तो उसकी बात गलत हो जाएगी, सारा पैसा कंज्यूम कर देते हैं। उसने तो कहा कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम बढ़ेगी, लिहाजा इक्वल नहीं हो सकता। 0 से ज्यादा और 1 से कम हो गया। क्लियर बच्चों? 26 इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है जी? एमपीसी जो होता है वो एपीसी के बराबर होता है। अच्छा, मसला ये है कि अगर ये 3 सेक्टर होती ना तो इसके अंदर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स आ जाना था। यानी आप जानते हैं ना, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये 4 सेक्टर है। तो इसके लिए क्या डाला हुआ है आपने? कंजम्पशन के लिए, और सेविंग इसका उलट लीकेज, इसका लीकेज टैक्स, इसका लीकेज डालें तो क्या डालेंगे? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है भी बात? वैसे आप लिख लें कि अगर 4 सेक्टर हुई ना तो एमपीसी के साथ आपको ये 2 वैल्यू और ऐड करनी पड़ेंगी, एमपीएफ, एमपीटी और एमपीएम। इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में आगे चल के। 4 सेक्टर इकोनॉमी मल्टीप्लायर में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, लिहाजा यहीं पे आप लिख लेंगे। इसकी जो बनती है वो ये सारे मिलके भी 1 के बराबर होंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। और आप जानते हैं आप इसको ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं कि नहीं कहते बच्चों? इसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब बहुत आसान सा सवाल आपके सामने आ गया, वो क्या? वाई इंटरसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इस फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स में b स्लोप होती है और a इंटरसेप्ट होता है। और आप जानते हैं हमारा इंटरसेप्ट ये है, इसका मतलब है आमदनी कुछ भी हो, इतना खर्चा हर सूरत होना है, और जब इतना खर्चा होना है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर बच्चों? और आपको याद है ना, हमने जब इक्वेशन बनाई थी हमने लिखा था C इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.5y, याद आया आपको? ये इंड्यूस था और ये ऑटोनोमस था। जब हमने डायग्राम बनाई थी तो 1000 स्ट्रेट अवे यहां पे आ गया। ठीक है? अच्छा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन का बहुत सारे डिटर्मिनेंट है, लेकिन प्राइम डिटर्मिनेंट कौन सा है? प्राइम डिटर्मिनेंट रियल इनकम। अच्छा बच्चों, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम बट केप्ट बाय कंज्यूमर एट देयर होम, ये कौन से होंगे बच्चों?
ये वो वाले पैसे हैं जो दादी जो है वो अक्सर मटके में बंद करके पीतल के रख देती हैं, और फिर एक वक्त आता है पोते का पैर पड़ता है और वो मिट्टी में दब जाता है, पता लगता है दादी के पैसे निकल आए और डॉलर निकल आए वहां से अंदर संदूक। अच्छा बच्चों चल देखो, डॉलर हमेशा चला है, कभी रुका है, आज तक चल रहा है। अच्छा बच्चों, नेट इंक्रीज इन फिजिकल कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट। तो जब मशीनों में एक मशीन और ऐड हो रही है तो कैपिटल स्टॉक में इजाफा हो रहा है, लेकिन नई आने वाली मशीन को क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। ठीक होगा बच्चों? तो हम कौन सी ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन डी। डन होगा बच्चों? तो हम इस